हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, काफी अच्छा गुड न्यूज है और एज यू नो दैट आरआरबी ने अपना एनुअल कैलेंडर को जारी कर दिया है, यानी कि अब आप लोगों को हर साल वैकेंसी देखने मिलेगा रेलवे में, चाहे मैं टेक्निकल का बात करता हूं या फिर नॉन टेक्निकल का बात करता हूं। एंड टेक्निकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बात करता हूं आरआरबी जेई का, तो आरआरबी जेई का वैकेंसी आप लोग को 2024 के बाद हर साल देखने को मिलेगा। अब वो सारे स्टूडेंट ना जो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर जी 5 साल में एक बार वैकेंसी आता है, अगर हम लोग मन लगा के प्रिपरेशन कर भी लिए तो नेक्स्ट ईयर आएगा नहीं आएगा उसका कोई आता पता है नहीं। डायरेक्ट ये पंचवर्ष योजना जैसा 5 साल के बाद वैकेंसी आता है, तो हम लोग का जो प्रिपरेशन है वो एक तरह से धरा का धरा रह जाता है। तो अब आप लोग को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, हर साल आप लोग को चांस मिलेगा। और कई सारे बार क्या हो जाता है बच्चे को कि एज जो होता है ना वो पार हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार अपेयर होते हो तो डायरेक्ट उसके बाद आप लोग को 5 साल के बाद चांस मिलता है। और 5 साल के बाद क्या होता है कि बच्चे जो बीटेक करके आते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, उनका एज खत्म हो जाता है, तो वो फिर फाइट नहीं कर पाते हैं वैकेंसी आने के बाद भी। बट जब अब आप लोग को पता चल गया है कि वैकेंसी पर ईयर आएगा, तो अब क्या कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। और जो भी कमी है, अगर पहला ईयर में कोई कमी रह गया जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकला, उस कमी को दूर करके नेक्स्ट ईयर में आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू जो बच्चे आरआरबी जेई का सपना देखते हैं और रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आज इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट आरआरबी जेई, यानी कि जीरो से लेकर हम लोग एडवांस तक ए टू जेड में आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी जेई से रिलेटेड। और काफी चीजों के बारे में यहां पे मैं ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि भाई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम सर कब तक हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आप एग्जाम कैलेंडर देखते हो तो एग्जाम कैलेंडर में यह मेंशन करा गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग को जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बेसिकली नोटिफिकेशन का बात कर रहा है कि जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन जेई का आ जाएगा। बट सर एग्जाम कब होगा, सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा, सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, अच्छा इन दोनों के बीच में मुझे टाइम कितना मिलेगा, और इससे पहले जो एग्जाम हुआ है 2019 में तब कितना टाइम दिया गया, कितना मंथ में आप लोग का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम टोटल हो गया था, बीच में कितना गैप कितना दिया गया था गैप, वो सब आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल कैसा होता है हर एक ब्रांच का मैं डिस्कस करूंगा कि मैकेनिकल से अगर आप हो या सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या आईटी से हो तो आपको क्या काम करना पड़ता है, यहाँ पे सैलरी वगैरह कितना मिलता है, एचआरए डीए वगैरह जो होता है उन सबको ऐड करके ग्रॉस सैलरी नेट जो सैलरी होता है वो कितना मिलता है, बेसिक सैलरी क्या होता है, अभी कौन सा आप लोग का कमीशन लगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग एचआरए और डीआरए में क्या डिफरेंस आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमोशन, अगर आप रेलवे में जेई बन के जाते हो एज ए जूनियर इंजीनियर, तो जेई के बाद आपका प्रमोशन किस तरीके से होता है इसके बारे में डिस्कस मैं यहां पे करूंगा। इसके अलावा एज लिमिट आपका कितना रहता है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सर आरआरबी जेई 2024 में आप लोग को इस बार एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, बिकॉज यू नो दैट कि इससे पहले जो रेलवे में वैकेंसी आया है एएलपी का, एएलपी में आप लोग को 3 साल का छूट दिया गया है, तो क्या आप लोग को जेई में भी देखने को मिलेगा ये छूट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी कितना आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर एग्जाम कब होगा और वैकेंसी, तो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे सर वैकेंसी कितना आ सकता है इस ईयर, है ना। तो क्योंकि इससे पहले जो आप लोग का एलपी आया फिर टेक्नीशियन को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि लगभग आपका 10,000 के आसपास वैकेंसी आएगा, तो किस भी बिहाफ पे करा गया है उस हिसाब से वैकेंसी जो आरआरबी जेई में कितना देखने को मिलेगा ऑफिशियल न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सर 2019 जैसा ही रहेगा या फिर इस बार मुझे न्यू देखने को मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या कोई चेंज आएगा, अगर रहेगा सेम तो किस तरह का रहेगा, एंड प्रीवियस का कटअप, तो काफी चीजें आपको यहां पे पता चलेगा। कंप्लीट आप लोग को यहां पे नॉलेज पता चल जाएगा अबाउट आरआरबी जेई इन वन शॉट, एक ही पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट जेई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सर जी व्हाट इज आरआरबी, अगर आप फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हो, देखो यहाँ पे एडवांस बच्चों के लिए बहुत सारा है इस वीडियो में, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम आरआरबी जेई में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए भी बहुत सारा चीज है। तो देखो आरआरबी जो होता है, आरआरबी स्टैंड फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, राइट, और इसका जो जेई होता है दैट इज स्टैंड फॉर जूनियर इंजीनियर, यानी कुल मिला के आ जाता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये क्या करते हैं, आरआरबी जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाती है थ्रू दी आरआरबी।
एंड हायर करती है जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स रहता है उन सभी को फ्रॉम दी डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टू फिल देयर वेरियस टेक्निकल प्रोफाइल इन इंडियन रेलवे, और बाद में आप एक स्थापित हो जाते हो जूनियर इंजीनियर और फिर आप काम करने लगते हो। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं, थोड़ा मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सबसे पहले जो आप लोग का आया था, अगर मैं पीछे जाता हूं 2019 से पहले भी आया था 2015 में, तो 2015 का अगर मैं नोटिफिकेशन का बात करता हूं तो उसमें आप लोग का जेई का अगर मैं बात करता हूं वैकेंसी तो लगभग 1000 के आसपास आया था। और अगर बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो लगभग 1160 के आसपास आया था, राइट। इसके अलावा इसमें आप लोग को डीएमएस का भी वैकेंसी देखने को मिला था, सीएमए का भी देखने को मिला था एंड सीडीएस का भी वैकेंसी देखने को मिला था। अगर मैं इसका बात करता हूं डियर, इस टाइम पे क्या मांगा जाता था जूनियर इंजीनियर के लिए, 3 ईयर आपका होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और हायर वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, 2015 का बात कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का या डीएमएस का, सीएमए का, तो यहां पे मांगा जाता था 4 ईयर, बी या बीटेक होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो आप लोगों का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आएगा तो कहीं ना कहीं 2015 का जैसा देखने को मिलेगा, चाहे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करता हूं, एज जो भी आपका क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम पैटर्न रहता है, वो लगभग लगभग वैसा ही रहने वाला है। और अगर बात करें सैलरी कितना मिलता है, पे स्केल, तो आपका जेई का अगर बात करते हैं तो आपका 4200 ग्रेड पे में आता है, और वहीं अगर बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो आपका 4600 ग्रेड पे में आता है। नाउ अगर बात करते हैं फी वगैरह तो ओबीसी और जनरल वगैरह को 100 रुपीज लगता है, बाकी एसटी एससी, एक्स सर्विसमैन हो गया, वुमेन हो गया, माइनॉरिटीज हो गया, इन सभी को फ्री में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। 2015 का अगर बात करते हैं, चाहे मैं आरआरबी जेई का बात करता हूं या सीनियर इंजीनियर का बात कर, फिर अदर का बात करता हूं, 2 ही स्टेज में आपका एग्जाम हुआ था, एक हुआ था रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा होता पीआई पर्सनल इंटरव्यू। कैसा रहता एग्जाम पैटर्न वो जान लो 2015 का कैसा था। तो केवल 60 क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें आपका जीए जनरल अवेयरनेस भी था, रीजनिंग भी था, है ना, और आपका अर्थमेटिकल भी था 60 मार्क्स का। एंड दूसरा 90 नंबर का हो जाता था टेक्निकल, जो 90 मार्क्स का होता था, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। केवल आपका एक ही आपका स्टेज होता था, एक ही स्टेज में एग्जाम कराया जाता था, नेगेटिव मार्किंग दिया जाता था और इसी बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन अब बारी आता 2019 का, जहां पे चीजें चेंज हो जाता है। बट एक चेंज यहां पे नहीं हुआ है, क्या कि भाई साहब इस बारी वैकेंसी आया ही नहीं था सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। तो इस बारी जो है आप लोग को बहुत ज्यादा चांस है और न्यूज बहुत तरह से आ रहा है कि भाई सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज कि सर 2019 में सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया था जेई का, क्यों? इस बारी वैकेंसी कितना आया था आप देख सकते हो, 2 बारी वैकेंसी को अपडेट करा गया था। एक बारी ओल्ड वैकेंसी पहले रिलीज करा आरआरबी, देन उसके बाद उसको फिर से अपडेट कर दिया गया। अपडेट के बाद ये कुछ वैकेंसी था जिसमें मुझे देखने को मिल रहा है जेई का, जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर का अगर बात करते हैं जूनियर कैटेगरी में तो लगभग 12,844 था। अगर यहां पे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर आईटी में तो 29 था। अगर बात करें डीएमएस में तो 227 था। और अगर बात करेंगे सीएमए में तो 300, आप देख सकते हो 90 के आसपास, 400 के आसपास वैकेंसी था। यह 2019 का है कहानी, 2019 का। इसमें चेंज क्या हुआ डियर? वैकेंसी तो बहुत अच्छा था, चेंज ये हुआ ना कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया। लेकिन एग्जाम पैटर्न को चेंज करने से पहले क्वालिफिकेशन जान लो कि 2015 में अगर जेई में कोई जाता है तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए, है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, रिलेटिव जो भी आपका स्ट्रीम है, राइट, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करेंगे सीएमए का तो इसमें भी डिप्लोमा और डिग्री मांगा गया है। अगर बात कर रहे हैं आईटी में तो आपका आईटी में या कंप्यूटर में या बीसीए से अगर आप किए हो, है ना, तब आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर आईटी में। और अगर बात करेंगे सीएमए का तो बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस या फिजिक्स से, मिनिमम 55%, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्म, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं सर एज क्राइटेरिया। काफी बच्चों को ये रहता है कि सर एज क्राइटेरिया कितना रहता है जेई के लिए, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर आप जेई बनना चाहते हो रेलवे में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 तो होना चाहिए, 18 से ज्यादा होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट का बात करें तो 33 देखा जाता है, 33 ईयर तक मिलता है। क्लियर। इस बार आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या बिल्कुल आश्वस्त रहो, 100% यहाँ पे आप लोग को इस बार जो है ना 2024 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 3 ईयर, यानी कि जो भी आपका यूआर का अपर लिमिट है, अपर एज है, उससे आप 3 ईयर उसमें ऐड कर दो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी से जितना भी अपर लिमिट है और आपको एक्स्ट्रा जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे अगर बात करते हैं एसटी एससी का तो एसटीसी का हमेशा से छूट रहता है 5 ईयर का, तो 5 ईयर में और 3 ईयर ऐड कर दो। और ओबीसी का जो भी आपको मिलता है ना 3 ईयर मिलता है, उसमें से और 3 ईयर ऐड कर दो, यानी कुल मिलाकर 6 ईयर आपका हो जाता है और इसका
8 ईयर हो जाता, जो आपका जेई का जितना दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और कब से लिया जाता? 1 जनवरी 2019 से लिया गया था, उसी से काउंट किया गया था। तो इस बार अगर आता है तो आप मान के चलना कि 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक है कि अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखो, अब इस पेज से आपको कई सारा चीज फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कितना गैप रहता है। पूरा का पूरा जो सीबीटी फर्स्ट है, सीबीटी सेकंड है, डीवी है, मेडिकल है, कितना टाइम पे होता है, ए टू जेड यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो ध्यान से। तो अगर बात करते हैं 2019 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये 2 जून ऑफ 2019 से स्टार्ट हुआ था और काउंट किया था एज क्या? 1 जनवरी से। समझ गए ना? जिस दिन अप्लाई किया जा रहा है उससे एक दिन पहले से काउंट किया गया था। यानी कि इसी तरह मान लेना, जिस दिन से फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा उससे पहले वाला डेट भी ले सकता है आपका एज को ध्यान में रखते हुए, राइट। चलिए, फाइनल सबमिशन का अगर बात करते हैं तो 7 फरवरी तक था, टाइम आपका दिया गया था, राइट। लगभग आप देख सकते हो कि 1 मंथ से थोड़ा कम दिया गया था। अगर बात करते हैं फर्स्ट सीबीटी कब हुआ था, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मई से आप लोग को हुआ था। यानी कुल मिलाकर अगर आप बात करते हैं तो फरवरी आपको पूरा मिल गया है ना, मार्च मिल गया, फिर फरवरी मिल गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई का 22। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि 4 मंथ के आसपास, आप बोल सकते हो कि 4 मंथ के आसपास आपको यहां पे टाइम मिलता है फॉर्म को अप्लाई करने के बाद। जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे 2024 का, तो लगभग आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम स्टार्ट हुआ था मई में, चला था जून तक, यानी लगभग बोल सकते हो 10 दिन के आसपास तक एग्जाम चला था। इसके बाद रिजल्ट कब तक आया था? 13 अगस्त को। यानी अगर बात करता हूं कि यहां पे जून में खत्म हुआ तो जुलाई पूरा 1 महीना मिला, अगस्त में आ गया। यानी कि आप बोल सकते हो कि आप लोग का 40 से लेकर 45 डे के बाद आप लोग को रिजल्ट जो है ना, वो आप लोग का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा सीबीटी फर्स्ट का। तो आपको 1 महीना से लेकर 1.5 महीना का टाइम मिलता है फर्स्ट सीबीटी का रिजल्ट आने में। इसके बाद अगर बात करते हैं सीबीटी 2 का एग्जाम कब हुआ था, तो 28 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत जल्द कराया गया था, ठीक है। तो इस बार भी इलेक्शन का टाइम है, तब भी इलेक्शन का टाइम था, तो ध्यान रखना कि ये सेम चीज फॉलो करेगी। देख सकते हो उसी मंथ 28 अगस्त से सीबीटी 2 का एग्जाम डेट दे दिया गया था, 1 सितंबर तक चला था, है ना। उसके बाद सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था कब? नवंबर में। यानी कि यहां पे कितना दिन बाद रिजल्ट आया? अगस्त। तो पूरा का पूरा आपका अगस्त के बाद आ गया सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर में आ गया, यानी 2 महीना टाइम मिला। तो 45 पहला बारी में 45 दिन के आसपास, यहाँ पे 62। तो आप मान के चलो कि 45 दिन पहला, 30 से लेकर 45 दिन के आसपास, और सेकंड वाला अगर बात करेंगे तो 2 महीने के आसपास रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे सर जी, एक बारी वैकेंसी निकलने से लेकर फाइनल होने तक कितना टाइम लगा, तो थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला फॉर्म कब आया था, यानी पहला सीबीटी एग्जाम हुआ था आपका मई, है ना, और कंप्लीट नवंबर तक आपका हो गया डियर। नवंबर तक अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, जैन से स्टार्ट हुआ था, है ना, जनवरी से लेकर नवंबर, यानी कुल मिलाकर अगर देखते हैं फॉर्म भरने से लेकर नवंबर तक आपका चला था ये चीज। और एग्जाम का केवल बात करेंगे तो आप देख सकते हो मई से स्टार्ट हुआ था और नवंबर होते होते तो पूरा क्लियर, है ना, नवंबर होते तो पूरा क्लियर, यानी कि मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ही महीना, क्योंकि नवंबर तो पूरा एक ही दे दिया, यानी कि 6 मंथ में डियर, 6 महीना के अंदर पहला सीबीटी, सेकंड सीबीटी दोनों का रिजल्ट भी आके रेडी हो जाता है। यानी कि 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा किए हो। अगर फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाई करोगे तभी सेकंड सीबीटी तक पहली बात तो जाओगे। अच्छा, और एक चीज, क्या सर हर कोई बच्चा सीबीटी 2 के लिए अपेयर होता? नहीं। देखो, आरआरबी जे 2019 सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट हैज बीन रिलीज बाय आरआरबी. All those who have cleared the CBT first, RRB CBT first, will now eligible for appear CBT 2. यानी कि अगर आप पहला CBT को क्वालिफाई करते हो तभी आप CBT 2 के लिए जाओगे, यानी कि नहीं तो वहीं से आप रिजेक्ट हो जाओगे, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, कितना स्टेज में हुआ था? तो कुल मिलाकर 4 स्टेज में आप लोग का होता है पूरा का पूरा प्रोसेस का। अगर बात करता हूं, पहला CBT, सेकंड CBT, फिर DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि सर सीबीटी जो हुआ था पहला सीबीटी, उसका एग्जाम पैटर्न क्या था, नेगेटिव वगैरह रहता है, नहीं रहता है, कैसा था? तो जो पहला सीबीटी का बात करेंगे डियर, ये मेरा प्योर नॉन टेक्निकल होता है। क्या होता है? प्योर नॉन टेक्निकल होता है। यहां पे आप लोग को टेक्निकल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हो मैथमेटिकल रहता है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस से रीजनिंग हो गया, एंड यहाँ पे जीए का पार्ट आ जाता है, फिर 15 का, जनरल साइंस आ जाता है 30 का। मैक्सिमम अगर बात करा जाए तो मैथ एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैथ को, रीजनिंग को, है ना, मैथ को आपको बहुत अच्छी तरह से डील करना है और साथ ही साथ रीजनिंग को बहुत अच्छी से डील करना है, और एक साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है।
तो इन दोनों का अगर डील करते हैं तो आपका ये वाला सेक्शन पूरा आपका हो जाता है। देखो जीए बहुत ही लेंदी वाला पार्ट है, इसको आप करो, लेकिन टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर ऊपर ऊपर वाला चीज पढ़ो, ज्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं, सीजीएल लेवल का पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि जनरल सर केवल 15 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग कर लोगे और साइंस कर दोगे, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपका साइंस अच्छा होगा, तो यहां से आपका ये चीज क्लियर होने का चांस है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 100 नंबर आता है, 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है 1/3, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, है ना, एक क्वेश्चन आपका नेगेटिव होता है, तो 0.33 नंबर जो है आपका कट कर लिया जाता है। यानी 3 क्वेश्चन को अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका 1 नंबर जो है वो नेगेटिव कर दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके अलावे सर अगर मैं फर्स्ट सीबीटी को क्वालिफाई कर जाता हूं तो कितना गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाते हैं, तो ध्यान रखना 15 टाइम्स ऑफ दी कम्युनिटी वाइज। अभी कम्युनिटी वाइज होता है, जैसा अगर आप एसटी से हो, ओबीसी से हो, यूआर से हो, तो कैटेगरी वाइज कम्युनिटी। अच्छा, इसके अलावा आप वैकेंसी वाइज भी होता है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, उसका 15 गुना बुलाया जाता है। इस बात का ध्यान आप लोग को रखना है। वो भी का आरआरबी के अलग अलग जोनल के बेसिस पे उठाया जाता है, मतलब 15 गुना। मतलब मान लो वैकेंसी आ जाता 10,000, तो कितना बुलाया जाएगा सेकंड सीबीटी के लिए, आप बोल सकते हो इसका 15 गुना बुलाया जाता है ना। 10,000 आए तो लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सेकंड सीबीटी के लिए। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो इतना टाइम जो है वो कॉल किया जाता है फोर्थ सीबीटी 2। चलिए यहां तक अगर क्लियर हो गया, बात करते हैं सीबीटी 2 का। अगर आपने फर्स्ट सीबीटी को क्वालिफाई कर लिया, 15 गुना बच्चे आ गए सीबीटी 2 में, अब यहां पे आपको टाइम, यहां तो 90 मिनट मिलता है, 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है ना, यहां पे दिया जाता है 2 घंटा का, यानी पूरा का पूरा 120 मिनट। अगर बात करते हैं इसमें सर किसका रहता है, बोल वाला, तो यहां पे बोल वाला चलता है टेक्निकल एबिलिटी का। किसका चलता है? टेक्निकल एबिलिटी का यहां पे चलता है। यानी कि अगर आप टेक्निकल में बहुत अच्छे हो तभी जाकर सीबीटी 2, ऑब्वियसली बात है, टेक्निकल का तो टेक्निकल रहता है, 100 नंबर का रहता है, 100 मार्क्स का। लेकिन यहां पे आपको नॉन टेक्निकल पीछा नहीं छोड़ता है। जनरल अवेयरनेस अभी भी 15 है, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि जो साइंस वाला पार्ट है वही 15 पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 न्यू सब्जेक्ट जुड़ जाता है 20 नंबर का, दैट इज कॉल्ड योर, एक तो कंप्यूटर वाला एप्लीकेशन और एक पूछा जाता है बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। इन दोनों को ऐड क्यों करा गया? क्योंकि एज ए जूनियर इंजीनियर हो तो आप सिस्टम चलाना आपको तो आना ही चाहिए, तो बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वायरस वगैरह और कई तरह का और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उन सब से रिलेटेड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब पता होना चाहिए। और बेसिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्यों? बिकॉज एज ए आप ह्यूमन बीइंग बनने जा रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए और उससे रिलेटेड किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग दी जॉब आप उन सभी चीज़ों को आप लोगों को बताओ और खुद भी उस सब चीज़ से बरतो वो सभी चीज़, राइट। तो ये कुल रहता है, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 150, ये यहां से लेकर यहां तक का 50 नंबर और ये आपका 100 नंबर। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं सर इसमें नेगेटिव देखने को मिलता है क्या, तो डियर स्टूडेंट यहां भी आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। पहली बात तो सेकंड चीज, अगर बच्चे मान लो क्वालिफाई उतना नंबर नहीं ला पाते तो मिनिमम यूआर के लिए 40% लाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, इससे ज्यादा ही बच्चे लाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इस बात पे आप पूरी तरह से बिलीव मत करना, ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? चलिए, अच्छा इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी। फर्स्ट सीबीटी में आपको होता ही नहीं, ऑब्वियसली बात है क्योंकि नॉन टेक्निकल का। सेकंड सीबीटी में यहां पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यानी कि डिस्प्ले में ही कैलकुलेटर दिया जाता है, आप खुद से अपने साथ कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा जो अलग अलग सीट होता है ना, सीट को लेके नहीं, जैसे स्टीम टेबल या कई सारा टेबल होता है उसको लेके नहीं जा सकते, लेकिन हाँ कैलकुलेटर जरूर अलाउड किया जाता है, लेकिन वो आपको मिलता है डिस्प्ले में ही, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा पे स्केल के बारे में। अगर आरआरबी जे का पे स्केल का बात करा जाए, 7 पे कमीशन लगने के बाद तो उसके बाद ये आपका कितना हो जाता है, पे बैंड आ जाता है 35,400 से लेकर जाता है 1,12,400 तक। पे ग्रेड का बात करा जाए तो आपका होता है 4200 पे ग्रेड का होता है। इसमें सबका आ जाता है, चाहे मैं जेई बात कर रहा हूँ आईटी का या नॉर्मल जेई का, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, या फिर डीएमएस का, या फिर सीएमए का बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई सारा आपको अलाउंसेस मिलता है रेलवे में, जैसे डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए इसको कहा जाता है, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, टीए ट्रेवलर अलाउंसेस ये बहुत ही फेमस है, ये डीए आ गया, डीए एचआरए टीए बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये बहुत पैसा आपको मिल जाता है, इन सबसे बन जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, जैसे सीसीए मिल जाता है, रेलवे ड्यूटी पास मिल जाता है, ईए एजुकेशन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस और अदर कुछ बेनिफिट स्पेशल अलाउंसेस भी देखने को मिलता है, कुछ फेस्टिवल अलाउंसेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मेजर था, जैसे मैंने कहा एचआरए, डीए और टीए, सबसे ज्यादा जो आपको मिलता है वो डिस्कस कर लेते हैं एचआरए। एचआरए जो होता है, अगर आप एक्स सिटी में जाते हो
तो एक्स में जो भी आपका पे ग्रेड है ना उसका 30% मिलता है ना। ये 7 पे कमीशन लगने से पहले का था, लेकिन अब थोड़ा घटा दिया गया है। तो ध्यान रखना, यहां पे देख सकते हो बिफोर था या आफ्टर है, तो 24% आपको मिल जाएगा बेसिक पे का। बेसिक पे यानी कि 35,400 को जब बेसिक पे है ना, इसका आपको 24% मिलता है अगर आप एक्स सिटी में जाते हो। अब एक्स सिटी क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वाई सिटी में जाते हो तो 16%, अगर आप जेड सिटी में जाते हो तो 8% मिलता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, बेसिक मान लो है 35,400, डीए जो होता है, डीए जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना डीए भी बड़ा होता है, तो डीए आपको मिलता क्या देख सकते हो 17% मान लो मिला, तो 17% 35,400 का यानी 6,000 बना। 35,000 में और 6,000 जोड़ लो तो अब देखो 41,000 के आसपास हो गया। एचआरए की बात करेंगे तो 24%, अगर मान लो आप एक्स सिटी में जा रहे हो तो यहाँ से बन गया 8,000, तो देख सकते हो आपका 41 में 8 जोड़ लो, मैंने 50 के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा टी ट्रेवल अलाउंसेस जो होता है ट्रेवल, ये आपको मिल जाता है लगभग 4,000 के आसपास। तो कुल मिला के देखोगे तो आपका 55-56 यानी 60 के आसपास पहुंच ही जाता है ना। तो ये 56 से लेकर 60 तक पहुंच जाता है, समझ गए। तो ये कुछ हो जाता है। अब बात करते हैं एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी जो होता है। सबसे ज्यादा एक्स सिटी मिलता है जिसका पॉपुलेशन 50 लाख से अगर ज्यादा हो सिटी का, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सिटी, जिसमें बेंगलुरु, ग्रेटर मुंबई, पूना, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता आ जाता है। वाई सिटी में क्या हो जाता है, इसका पॉपुलेशन 5 से लेकर 50 लाख के बीच में है, तो उसको बोलते क्या वो लोग वाई सिटी, जिसमें देख सकते हो अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पौंडीचेरी, मेरठ, गाजियाबाद हो गया, रायपुर, राजकोट, ये जितनी सिटी आप देख रहे हो ना, ये सब का सब सिटी है वो आपका हो जाता है। अगर बात करेंगे जेड सिटी, जिसमें 5 लाख से कम पॉपुलेशन है, इसमें और रिमेनिंग सिटीज जो है उसमें आ जाता है, जिसमें सबसे कम दिया जाता है, मतलब बहुत ही लोकल एरिया का अगर बात करा जाए तब आ जाता है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, अलग अलग जॉब प्रोफाइल। तो भाई जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं जेई में, तो आप सिविल इंजीनियर भी बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हो, एंड आईटी इंजीनियर भी बन सकते हो। सबका क्या क्या काम होता है जान लो। अगर बात करते हैं जेई में सिविल का क्या काम रहता है, तो देखो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है जो आपको करना पड़ता है जेई। सबसे पहली बात, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बिल्डिंग इंक्लूडिंग द स्टाफ क्वार्टर, है ना, इनरोचमेंट ऑफ द रेलवे लैंड, वाटर सप्लाई एंड दिस बिल्डिंग। जैसे कि कोई स्टाफ का क्वार्टर बन रहा है, कोई अगर मान लो रेलवे के लैंड को कोई कब्जाना चाहता है तो वहां पे आपको ध्यान देना है। वाटर को कोई वाटर सप्लाई वगैरह सही तरह से बिल्डिंग में हो रहा है कि स्टाफ बिल्डिंग में, ये सबका आपको ध्यान देना है एज ए सिविल इंजीनियर। दूसरा बात, पीरियड वाइज आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वगैरह को चेक करना, स्टोरेज वगैरह टूल वगैरह सही तरह से है कि नहीं, इंश्योर करना कि रेलवे ट्रैक जो है वो सही तरह से काम कर रहा, सेफ है पूरी तरह से, है ना, ताकि स्मूथली ट्रेन वगैरह चले। ब्रिज अगर मान लो ब्रिज के थ्रू रेलवे पास हो रहा तो ब्रिज का मेंटेनेंस हो गया, उसका वर्कशॉप हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, आपके अंडर में रहता है। इसके अलावा आपको एस्टिमेशन और ड्राइंग वगैरह बनाना पड़ता है, न्यू जो अगर प्लेटफॉर्म वगैरह आ रहा है उसके लिए, है ना। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ एसेट्स सच एज प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन वर्क, प्लेटफॉर्म सेट, कंस्ट्रक्शन, तो आपको नया अगर कोई जरूरत पड़ता है तो सेट बनाना या कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर करना, पेंटिंग वगैरह करना, ये भी आपका ड्यूटी रहता है एज ए सिविल इंजीनियर। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हो तो आपका क्या काम रहेगा, तो आप एज ए इलेक्ट्रिकल हो ना, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होता है उसका सारे इक्विपमेंट देखना, है ना, इसका कंट्रोल, स्पीड, व्हील का सही तरह से स्पिन कर रहा है कि नहीं, लाइट और जो एयर कंडीशनिंग वगैरह है वो सही तरह से ट्रेन में काम कर रहा है कि नहीं, पावर सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई फेल्यूर है उसके बारे में जानना, सेफ्टी सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मॉनिटरिंग करना, मेंटेनेंस करना, ये सभी आपको देखना पड़ता है ना। जो भी आपका रोलिंग वगैरह स्टॉक रहता है और आपका रेलवे बोगी वगैरह रहता है, वैगन वगैरह रहता है वहां पे। इसके अलावा प्रोड्यूसिंग एंड सेफ गार्डिंग दी मेन लाइन, इनकी ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी से मेन लाइन होता है जिसके थ्रू रेलवे आपका चलता है वो सही तरह से काम करना चाहिए। अलग अलग जो आपका यूनिट है, मल्टीपल यूनिट में आपको चेक करना चाहिए, है ना। ये आपका काम हो जाता है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन रेलवे जेई। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो तो आपका क्या काम होता है, लुक आफ्टर द कंडीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ गुड्स वैगन एंड पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच का, गुड्स वैगन का बारे में आपको कंडीशन देखना सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। मेक द डिफेक्ट फ्री रोलिंग ट्रक एंड डीजल, जैसे डीजल वगैरह में कोई मतलब डिफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, सही तरह से स्मूथ रनिंग करना चाहिए। मैकेनिकल से रिलेटेड मशीन से पार्ट वर्किंग वगैरह आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनते हो तो देखना है कि भाई सही तरह से सिग्नल वगैरह इंस्टॉल हो रहा कि नहीं, सारे स्टेशन से कनेक्शन मेरा सही तरह से स्टेब्लिश हो रहा कि नहीं, कोई डिले तो नहीं है, ये सब देखना। इसके अलावा फाइनलाइजिंग द प्रपोजल ऑफ वर्क, बजट, रेवेन्यू, प्रेडिकल, यानी कि आपको बजट कितना रेलवे का जा रहा है, रेवेन्यू कितना आपका बन रहा है, इन सब के बारे में आपको देखना पड़ता है पीरियोडिकली, है ना। अगर आप आईटी में जाते हो तो रेलवे जेई आईटी वेब मास्टर एक तरह से समझ सकते हो कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है ना, हर एक वेबसाइट में। जैसे कोई मान लो ऑफलाइन कोई टिकट वगैरह ले रहा है या फिर कौन ट्रेन कहां से क्या जा रही है, कहां नहीं जा रही है, ये पूरी तरह से ये आपका काम होता
है ना, आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफिस इक्विपमेंट जो भी आपका लगा हुआ है, फैक्स मशीन हो गया, फोटो कॉपीज मशीन हो गया, ये छोटा छोटा चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी प्ले रोल करता है। ऑफिस में जितना इक्विपमेंट लगा हुआ, सॉफ्टवेयर जो भी काम करने वाला है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और हार्डवेयर कोई खराब हो गया तो आपका काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और अगर आप यहाँ पे करते हो जूनियर इंजीनियर का कैरियर ग्रोथ और हम लोग प्रमोशन का अगर बात करते हैं, तो जब आप जेई में जाते हो, जूनियर इंजीनियर बनते हो रेलवे में, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। ये कभी कभार आपका 4 से लेकर 5 साल में भी काम हो सकता है, और कभी कभार ये 6 से लेकर 7 साल भी जा सकता है अगर थोड़ा ज्यादा डिले हो तो। लेकिन हाँ, एक शॉर्टकट भी है। आप जैसे अभी जीडीसीए का एग्जाम हो रहा है, तो आप प्रमोशनल एग्जाम दे के भी जल्दी भाग सकते हो। यहां तक कि कई सारे बीटेक के स्टूडेंट ग्रुप डी में जाते हैं और जल्दी प्रमोशन देके वो जल्दी आगे तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है एग्जाम जीडीसीए का, या फिर आप ऐसे भी वेट करके कुछ भी अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपका सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर, देन आप बनते हो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर आप जो कि गेजेटेड आपका होता है, उसके बाद आप बन जाते हो डिविजनल इंजीनियर, और उसके बाद बन जाते हो सीनियर डिविजनल इंजीनियर, राइट। तो डीन बोलते हैं, सीनियर डीन बन जाते हो। चलिए, ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आप लोग को A to Z समझ में आ गया। अच्छा, एग्जाम सर कब होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ लास्ट में एग्जाम डेट। तो देखो, अगर आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो आपका, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे आप देखें कि एज पर रेलवे एनुअल कैलेंडर का अगर मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पे आपको क्या देखने को है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग का एग्जाम है ना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कितना टाइम दिया गया था डियर, देखो यहाँ पे जब आप लोग को नोटिफिकेशन दिया गया था, आप देखो ना, सिंपल सा बात है, इसी से आप रेफर लेके चल सकते हो कि आप लोग का नोटिफिकेशन आया था, देख सकते हो 2 जून के आसपास, जनवरी। एग्जाम कब हो गया, मई में एग्जाम हो गया फर्स्ट सीबीटी, यानी कि जैन के बाद कितना टाइम मिला, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कुछ 4 महीना। तो 4 महीने आप लेके चल सकते हो। तो अगर मैं बात कर लेते हैं इसमें कि भाई अगर मेरा जुलाई सितंबर में आ जाता, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, तो या तो दिसंबर या जैन में आप लोग का एग्जाम होना है। यानी कि आप मान सकते हो कि 2024 दिसंबर में या जैन के बीच में आप लोग का फर्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा। तो सीबीटी फर्स्ट जो होगा वो आप मान सकते हो कि कब होगा, आपका दिसंबर में हो सकता है या जैन में हो सकता है, राइट। अगर बात करते हैं सीबीटी 2 का, बात करते हैं कब होगा, तो 1 मंथ के आसपास 40 से लेकर 45 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, मान लो 45 डेज, और उसके बाद आपका एग्जाम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि जैन हो गया ना, तो आपको मार्च में आप मान सकते हो कि मार्च जो है ना वो आपका सीबीटी सेकंड का एग्जाम हो जाएगा, और इसके फिर 2 महीना के आसपास, 1.5 से 2 महीना के आसपास इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लगभग मैं बोलूं कि आप लोग का एग्जाम जो स्टार्ट होगा ना, वो दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट होगा, और अप्रैल तक, है ना, मार्च हो गया ना, अप्रैल मई तक आपका पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगा। सीबीटी फर्स्ट सीबीटी 2 दोनों का रिजल्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप मेडिकल और तैयारी करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्लियर। अच्छा, इसके लिए दूसरा बात क्या आ रहा है कि सर वैकेंसी कितना आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको अप्रोक्स, देखो अभी न्यूज आ रहा है कि 10,000 के आसपास आ सकता है, क्योंकि जब सीनियर सेक्शन इंजीनियर में अगर ऐड हो जाता है उसमें, तो बहुत अच्छा वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ डाटा आपको बताऊंगा, उस बिहाफ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन आप फिलहाल अभी देखो ये न्यूज आ रहा है, और आप बताना कि देखो मुझे लग रहा है कि वैकेंसी जितना अच्छा है उतना अच्छा है, मैं आपको एक एनालिसिस के साथ बताऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 अगर आता तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है कितना वैकेंसी आ सकता है ना, आप कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई चीज छूट गया मेरे से, तो आप मेरे से उस चीज के बारे में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एज यू नो दैट, अगर मैं बात कर लेता हूं इस चीज का, अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारी जितनी भी टीम है, सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, देख सकते हो, गिरीश सर है, मेंटोर हैं, है ना, प्रमोद सर है, हेड टेक्निकल में है, सौरभ सर हैं जो कि एमटेक किए हैं, इस 8 साल का एक्सपीरियंस आपका है, ये यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई 2 टाइम कर चुके हैं, गेट को 5 टाइम क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक रह चुके हैं 7, है ना, एसएससी जेई को मेंस को क्वालिफाई कर चुके हैं, एमपीएससी एई को क्वालिफाई कर चुके हैं। चलिए बात करेंगे रविकांत सर का, तो ये भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रह चुके हैं आरआरबी मुंबई में। इसके अलावा एमपीएससी एई में सिलेक्टेड हैं, गेट को क्वालिफाई कर चुके हैं 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, यूपीएससी ईएससी को मेंस में कर चुके हैं। सिमिलरली अगर बात करेंगे अक्षय जावेद सर का, तो आप देख सकते हो गेट क्वालिफाइड है, एमईएस क्वालिफाइड है। मेरा अगर बात करा जाए तो मेरा 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, ऑल इंडिया रैंक मतलब 2 टाइम गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया,
क्वालिफाई कर चुका हूँ, यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं, मेंटोर मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट रह चुका है। इस तरह आप देख सकते हो अंकित जैन सर है, इनके भी बारे में देख सकते हो, डीए जेई को क्वालिफाई कर चुके हैं, 3 टाइम गेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। ऐश्वर्या मैम है, ये भी देख सकते हो एमईएस में एयर 2 रैंक रह चुके हैं, ठीक है, समझ गए, 2 टाइम आरटीए को मेंस को क्वालिफाई कर चुके हैं। स्तुति मैम है, यानी कि सारे के सारे जो फैकल्टी मिलेगा बेस्ट हम बेस्ट मिलेगा। और हम लोग आपके महाराष्ट्र में नंबर 1 है ना, प्राउड टू बी अ नंबर 1। हम लोग जो भी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही अच्छा और रैंक के साथ हम लोग का सारे स्टूडेंट लाते हैं, है ना। तो हम लोग का और आप देख सकते हो कई सारा हम लोग का ऑनलाइन बैच आपको अवेलेबल है। आरआरबी में बात करें तो जेई का आपको बैच मिल जाएगा, सीनियर इंजीनियर का बैच मिल जाएगा, एलपी टेक्नीशियन का मिल जाएगा, एनटीपीसी का मिल जाएगा, ग्रुप डी का मिल जाएगा। अगर बात करें एसएससी में तो एसएससी जेई एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल का आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल। अगर टेक्निकल से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे स्पेशली इस चैनल को बनाया गया ताकि एक टेक्निकल और स्टूडेंट के लिए सारी कमियां को दूर किया जाए और आप लोगों को हर एक चीज दिया जाए। इसके अलावा अगर आप स्टेट लेवल एजे का एग्जाम कर रहे हो, जैसे डीआरडीओ का कर रहे हो, एआई का कर रहे हो, एनएचआई का कर रहे हो, ओएनजीसी का कर रहे हो, एचपीसीएल का कर रहे हो, इसरो का कर रहे हो, तो ये सब चीजों को यहाँ पे कोर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और 7 साल हम लोग का हो चुका, 7 साल बेमिसाल, काफी सारे आप लोग का प्यार मिला, उन सभी प्यार के लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम लोग का आईएएस का भी एकेडमी है ना, एमपीएससी का भी है, यूपीएससी का भी है, ये सब कुछ चल रहा है। और ये सभी हम लोग का हैंडल है यूट्यूब का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर से पूछ सकते हो कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी कोई जानना है तो। और अच्छा अगर आपको टीम से चाहिए, ऐसा टीम चाहिए जिससे आपका 100% ऑथेंटिक सोर्स मिले, ऑथेंटिक कोर्स मिले और कंटेंट में दम इतना रहे कि कहीं और देखने का जरूरत ना पड़े, एक जगह से आप लो और वहां से क्वालिफाई कर जाओ, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और आप एजुकेशन कोई भी डाउट रहे इस नंबर में कॉल कर लेना। और ये रहा इन्फिनिटी एजुकेशन का ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करके आप प्रिपरेशन करना, सारे का सारे कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और आप किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी भी तरह का आपका नोटिफिकेशन रहे वीडियो का वो छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय एवरीवन।